Let's see how's the preparation for UPSC going on and how much you all can score out of 15. Here's our first question. With reference to inflation measurement and monetary policy in India, consider the following statements. पहला statement है हमारा, headline CPI inflation can remain above the inflation target without breaching the upper limit of the tolerance band. Second statement कह रहा है, a decline in food inflation necessarily implies a corresponding decline in core inflation. And third statement is, a supply side shock can influence headline inflation even when underlying demand conditions remain relatively weak. So हमें correct answer बताना है. Comment down your answers. Option A, B, C, D है. तीन चार options है. So comment your answers. So the correct answer for this question will be option A. That is, first and third statements are correct and second statement is incorrect. So we will discuss one by one why the statements are correct and why the statements is incorrect. So पहला statement हमारा जो है ये totally correct है. क्यों correct है? क्योंकि यहाँ पे अगर देखो कि अगर जुलाई का अगर हम इन्फ्लेशन टारगेट देखें तो क्या था, 4.45% था, जो कि हमारा जो टारगेट रहता है आरबीआई का 4% उससे ज़्यादा था. बट जो ओवरऑल बैंड है, इन्फ्लेशन बैंड जो रहता है 2 to 6% टॉलरेंस बैंड, उसके विद इन ही था, राइट. सो इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है. सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि फूड इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन ये दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं, राइट, नॉट इन द सेम डायरेक्शन, एंड दैट्स व्हाई द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. यहाँ पे कुछ की टेक अवेज है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, जैसे कि 4% हमारा इन्फ्लेशन टारगेट होता है, 2 to 6% टॉलरेंस बैंड है, जैसे कि 4 ± 2% करते हैं ना, तो 2 to 6% टॉलरेंस बैंड हो गया, राइट. और हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन जो है वो दोनों नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे गो इन द सेम डायरेक्शन, दे ऑफन गो इन द डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Shravani से related है. Shravani has been described as a multilingual Indian speech recognition model. Consider the following statements. पहला statement कह रहा है, its significance lies partly in extending speech recognition capability to languages underserved by existing systems. Second statement कह रहा है, the model is confined to 22 languages presently included in the 8th schedule. And third statement is, speech recognition system can contribute to digital inclusion by reducing language related barriers to access. Correct बताना है. Take a time, pause and then answer क्या हो जाएगा इसका. So the correct answer for this question would be ऑप्शन बी. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब यहाँ पे कौन कौन से वो 2 स्टेटमेंट्स हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट गलत है. क्यों गलत है सेकंड स्टेटमेंट? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये मॉडल कन्फाइन तो है 8 शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस है उसको भी यूज किया है, बट नॉट ऑल द 22 लैंग्वेजेस. यहाँ पे सिर्फ 20 लैंग्वेजेस को यूज करे गए हैं, प्लस 45 अदर रीजनल लैंग्वेजेस के साथ यूज करा गया है. सो इसका अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें तो बिल्कुल भी सही है, क्योंकि श्रावणी डिजाइन करा गया है ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्निशन मॉडल है ना, जो कि 65 इंडियन लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स को समझ सकता है. सेकंड स्टेटमेंट गलत था क्योंकि यहाँ पे टोटल 22 लैंग्वेजेस को यूज ना करके जो वर्जन वन है उसमें ओनली 20 स्केड्यूल लैंग्वेज को यूज करा गया है, प्लस 45 अदर रीजनल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स यूज करा गया है. एंड इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये डिजिटल इंक्लूजन में हेल्प करेगा, है ना. जो एनईपी 2020 है उसमें भी हेल्प करेगा, जैसे रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में लर्निंग को प्रमोट करने के लिए भारत एआई मिशन है उसको भी प्रमोट करेगा, राइट. सो की टेकअवेज यहाँ पे यही है, 65 इंडियन लैंग्वेजेस है, डायलेक्ट्स, द मेन पॉइंट है 65 इंडियन लैंग्वेजेस है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको एग्जाम में चेंज करके भी पूछा जा सकता है, राइट. 65 की जगह कोई भी डिफरेंट नंबर दिया जा सकता है, एंड दैट वुड बी इनकरेक्ट. So now let's move on to the next one. A country experiences a sharp increase in its merchandise import while its services exports continue to generate a surplus. Which one of the following is the most appropriate inferences? ऑप्शन ए है, द कंट्री मस्ट नेसेसरीली हैव अ कॉमन डेफिसिट. बी है, द मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस कैन deteriorate even though the broader current account position may be supported by services. Third है, the services surplus is excluded from the current account. And fourth option is, a merchandise trade deficit and a current account deficit are identical concepts. चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा. So the correct answer is option B, that is, the merchandise trade balance can deteriorate even though the broader current account position may be supported by services. अब जैसे हमारा अभी का ही केस ले लीजिए, जैसे जुलाई में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो था वो $44.2 बिलियन का था, बट द इंपोर्ट्स वर far more greater or far more than the exports that we have done, that was around $76.2 billion. बट एट द सेम टाइम हमारा इंडिया का सर्विसेज एक्सपोर्ट्स जो है वो क्या कर रहा था, वो ग्रो कर रहा था, एंड ऑल्सो द एक्सपोर्ट्स टू वेस्ट एशिया भी रिकवर किया है. अगर एज कम्पेयर टू, अगर हम पिछले साल के जुलाई के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये 8.8% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है
वेस्ट एशिया के मतलब वेस्ट एशिया में जो हम एक्सपोर्ट करते थे वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है, राइट? So now let's move on to the next question. With reference to European Union's AI regulatory framework, consider the following statements. पहला statement कह रहा है the framework differentiates AI system according to their level of risk. Second statement is a high risk AI system must necessarily undergo assessment by an independent external body in every case. Third, a substantial modification to a high risk AI system can require the conformity assessment process to be repeated. Correct answer बताना है. So the correct answer for this one will be option C. That is first and second statement हमारा correct है, third statement गलत है. क्यों गलत है चलिए ये भी देखते हैं हम. तो यहाँ पे बेसिकली पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे रिस्क बेस्ड रेगुलेटरी अप्रोच है. यहाँ पे जितने जैसा टाइप का रिस्क होगा वैसे टाइप का रेगुलेशंस लगेंगे, राइट? सेकंड हमारा गलत है क्योंकि हाई रिस्क यहाँ पे क्या मेंशन करा गया था, नेसेसरीली बोला गया था, राइट? जो कि एक एक्सट्रीम वर्ड है. मतलब हर जो हाई रिस्क प्रोजेक्ट्स होगा या हाई रिस्क सिस्टम होगा, एआई सिस्टम होगा, उसके लिए असेसमेंट रिक्वायर्ड है, वो भी फ्रॉम थर्ड पार्टी, राइट? जो कि क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल बॉडी से असेसमेंट करवाना है नेसेसरी, ऐसा बोला गया है, जो कि बिल्कुल भी गलत है. एंड दैट इज अ काइंड ऑफ ट्रैप दैट विल बी सेट अप फॉर यू इन द एग्जाम एज वेल. सो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है. थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है कि आप सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन अगर आप करते हो तो उसके लिए आपको कंफर्मिटी चाहिए, कंप्लायंस फॉलो करना पड़ेगा, राइट? एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रैप था, कंफ्यूजिंग पॉइंट था, वो था हाई रिस्क इज ऑलवेज नॉट नेसेसरी कि ऑटोमेटिक एक्सटर्नल असेसमेंट करा जाए. ये डिस्टिंक्शन है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम में, है ना? EU AI एक्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, रिस्क बेस्ड रेगुलेशंस होगा, हाई रिस्क AI कन्फॉर्मिटी असेसमेंट जरूरी है, और मोस्ट हाई रिस्क सिस्टम में प्रोवाइडर असेसमेंट करना भी जरूरी है, ठीक है? अगर सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन करते हो तो फिर रीअसेसमेंट करा जा सकता है आपका. सो नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट. पहला स्टेटमेंट है अ बिल में बी पास बाय हाउस इवन व्हेन नो मेंबर अदर देन द मिनिस्टर इन चार्ज स्पीक्स ऑन इट. Second statement है parliamentary productivity can be assessed solely on the basis of the number of bills passed. Third है disruption can affect not only the quantity of legislative business but also opportunities for debates and scrutiny. Correct बताने हैं कितने statements हमारा यहाँ पे correct है. डू पार्टिसिपेट इन दिस सेशन ताकि ये हमारा जो सेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्टिव हो सके. अगर आपको हमारे इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के साथ भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा. आप लोग वहाँ से जाके ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं. नॉट जस्ट द पीडीएफ, और भी बहुत सारे चीज़ें हमारे चैनल्स पे, आप वहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और अगर आप लोग हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक प्लस सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को. सो इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है. क्योंकि पार्लियामेंट का प्रोडक्टिविटी हम बिल पास से कैसे मेजर कर सकते हैं ना, कि ज्यादा अगर बिल पास हुआ तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी था, कम बिल पास हुआ तो कम प्रोडक्टिव होगा. दैट विल बी टोटली रॉन्ग. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि और भी डिफरेंट मेंबर्स या मिनिस्टर्स किसी बिल के ऊपर डिबेट करेंगे तभी जाके वो बिल पास होगा. इट्स नॉट नेसेसरी. इवन द मिनिस्टर इन चार्ज विल स्पीक ऑन इट एंड दैट इज सफिशिएंट इनफ. सेकंड आंसर हमने यहाँ पे देखा कि इट इज नॉट नेसेसरी कि प्रोडक्टिविटी बिल पास से जुड़ा हुआ हो, राइट? एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. अगर डिस्ट्रप्शंस होते हैं तो इट विल अफेक्ट नॉट ओनली द क्वांटिटी बट ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द बिल्स और द लेजिस्लेशंस, ठीक है? क्योंकि डिस्ट्रप्शंस होता है तो क्या हो जाएगा, बेसिकली जो डिबेट्स है, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी है, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, वो कम मिलेंगी, राइट? सो दैट विल अफेक्ट द क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी. लेजिस्लेटिव आउटपुट हमेशा is not equal to legislative scrutiny, ठीक है? पार्लियामेंट कैन टेक्निकली पास सेवरल बिल्स while still experiencing low levels of deliberations. ऐसा हो सकता है. इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि higher number of bill passed is equal to high number of productivity. That will be totally incorrect. Key takeaways है parliamentary productivity multidimensional है, bill all passed alone are not sufficient measures, ठीक है? एंड डिसरप्शन जो है वो क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों को ही अफेक्ट करता है. So that's all for this question. Now let's move on to the next one. With reference to India's trade during geopolitical disruptions, consider the following statements. पहला है diversification of ports and shipping routes can reduce dependence on a particular maritime choke point. Second statement है diversification of trade routes necessarily reduce the value of India's total exports. Third है geopolitical disruptions can affect international trade even when demand for the exported goods remain unchanged. Correct statement बताने हैं. आंसर करिए आप लोग, इसका क्या हो जाएगा.
So the answer for this question will be option B. That is only two statements are correct here. और कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब देखेंगे क्यों गलत है ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्ट्स क्या करेगा, हमारा डिपेंडेंस रिड्यूस कर देगा किसी एक मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्ट्स पे, या जो हम रूट यूज करते हैं वो रूट पे डिपेंडेंसी कम कर देगा। जैसे कि अभी रिसेंटली स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो इश्यूज चल रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उस पर्टिकुलर रूट पे, राइट। तो उस कारण से हमने ये डाइवर्सिफाइड जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम डिफरेंट पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ओमान का पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, हम यूएई का डिफरेंट पोर्ट्स यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज हेल्पिंग अस विद द टू कैरी ऑन द ट्रेड। सेकंड स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी कि जो हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू हो वो रिड्यूस हो, ये इंक्रीज हो सकता है। जैसे कि एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर की अगर हम जुलाई का डेटा देखें, तो ये 8.8% का ग्रोथ देखा गया है फ्रॉम दिस डाइवर्सिफिकेशन, राइट। सो इट इज इनकरेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज गलत हो जाएगा हमारा। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ट्रेड कैन बी डिस्टर्बेड थ्रू ट्रांसपोर्ट रोड्स, पोर्ट्स, शिपिंग कॉस्ट एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क इवन व्हेन द अंडरलाइंग डिमांड फॉर द गुड्स हैड नॉट डिसअपीयर्ड, ठीक है। की टेकअवेज यहाँ पे हो जाएगा आपका, मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कैन क्रिएट ट्रेड वल्नरेबिलिटीज, जैसे कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है, जो इश्यूज चल रहे हैं ईरान प्लस यूएस के बीच में, है ना। तो उससे कितना बहुत ज़्यादा ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हो रहे हैं। जियोपॉलिटिकल अफेक्ट्स ट्रेड थ्रू लॉजिस्टिक एज वेल एज डिमांड, है ना। तो ये बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखने पड़ेंगे। So now let's move on to the next question. Which of the following best explains why the reported backlog in fast track courts is relevant to the assessment of judicial reforms? पहला ऑप्शन है, a special designation of a court automatically increases its judicial capacity. Second statement है, the number of courts alone is sufficient to measure the effectiveness of the justice system. और third statement है, the existence of specialized court does not by itself guarantee speedy disposal if institutional capacity and case management remain inadequate. Fourth option है, fast track courts are constitutionally prohibited from having significant pendency. So इसका आंसर क्या हो जाएगा? The answer is option C. The existence of specialized courts does not itself guarantee speedy disposal if institutional capacity and case management remains inadequate. ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अभी रिसेंटली डेटा अगर हम देखें तो 884 फास्ट ट्रैक कोर्ट सेटअप करा गया था अक्रॉस द कंट्री, जिसमें टोटल पेंडेंसी कितना है, 17,54,675 केसेस पेंडिंग है इवन इन द फास्ट ट्रैक कोर्ट्स दैट हैव बीन सेट अप फॉर स्पीडी ट्रायल्स। सो दैट इज अ बिग इशू, है ना। और ये दिखाता है हमें कि ये गारंटी नहीं है कि अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सेटअप कर लेते हैं तो जो केस पेंडेंसी है वो कम होगा, राइट। सो दैट इज द थिंग टू बी नोटेड इन दिस क्वेश्चन हियर। द जो इंस्टीट्यूशन है फास्ट ट्रैक कोर्ट है वो एक इंस्टीट्यूशन है, और यहाँ पे जो आउटकम्स आते हैं वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। The existence of an institution is an input, speedy and effective justice is an outcome, and they may not always be equal, ठीक है। जैसे कि इन दिस केस 884 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हमने सेटअप करा है, बट द पेंडेंसी इज ह्यूज, ठीक है। की यूपीएससी टेक अवे यहाँ पे हो जाएगा आपका, फास्ट ट्रैक कोर्ट इंटेंडेड टू फैसिलिटेट स्पीडियर डिस्पोजल, इंस्टीट्यूशनल क्रिएशन डज नॉट ऑलवेज गारंटीड आउटकम नहीं देगा, ठीक है। पेंडेंसी इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ जुडिशियल परफॉर्मेंस, ठीक है। और एक चीज़ और है, अब मान लो सिर्फ यहाँ पे अगर आप लोग ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बना देते हैं या लॉ बना देते हैं, सो दैट इज़ नॉट ऑल, ठीक है। उससे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि ये हमारा सिर्फ और सिर्फ हम आउटकम पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है ना, उसको आगे कैसे फॉरवर्ड लेके काम करा जा रहा है, उसमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, राइट। So that's all in this question. Now let's move on to the next one. Consider the following statement regarding constitutional safeguards surrounding arrest. पहला statement है, Article 22 provides certain procedural safeguards to person who are arrested. Second statement है, an arrested person must ordinarily be produced before the nearest magistrate within 24 hours, excluding the time necessary for journey. And third statement है, Article 22 eliminates the constitutional possibility of preventive detention. Correct answer बताना है हमें, कौन कौन से statement correct हो जाएंगे। सो द आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बस दो ही स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन कौन से करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे? तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2, हमारे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 22 इटसेल्फ क्या बात करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो डिटेंशन के बारे में तो खुद ही आर्टिकल 22 बात कर रहा है, राइट। सो हाउ इट कैन एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट गलत हो जाता है। यहाँ पे आप चीज़ एक ध्यान देंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 में आप लोग कभी कंफ्यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 20 बेसिकली क्या है? आर्टिकल 20 कहता है आपको
protection in respect of conviction for offenses. तो आर्टिकल 20 बेसिकली किसके लिए है? प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। एंड आर्टिकल 22 जो है ये आपको क्या चीज का है? ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट के लिए है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सो आर्टिकल 22 जो है वो आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड है, एंड आर्टिकल 20 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस जो है वो हम याद रखेंगे। एंड नाउ लेट्स सी, सो नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल 22 इट प्रोवाइड्स फॉर इंपॉर्टेंट सेफगार्ड्स कंसर्निंग अरेस्ट एंड डिटेंशन। जो अभी हमने देखा आर्टिकल 22 बात करता ही अरेस्ट एंड डिटेंशन से, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, बट इट विल नॉट बी अप्लाई टू एलियंस। ठीक है, एलियन हम किन्हें कहते हैं? जिनके साथ हम वॉर में हैं, जो कंट्री के साथ हम वॉर में हैं, उनके सिटीजन्स को एलियन बोला जाता है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा बिल्कुल भी सही है क्योंकि आर्टिकल 24 ये कहता है कि विद इन 24 आवर्स हमें प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर मैजिस्ट्रेट, एक्सक्लूडिंग टाइम नेसेसरी फॉर जर्नी। जो जर्नी टाइम है उसको एक्सक्लूड करके 24 आवर्स काउंट करा जाता है। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज करा जा सकता है, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग की जगह इंक्लूडिंग दे दिया जाएगा, सो दैट विल बी इनकरेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट इटसेल्फ इज करेक्ट क्योंकि आर्टिकल 22 इटसेल्फ प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड बात करता है ना। आर्टिकल 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 20 भी हमने देख लिया कैसे आपको आर्टिकल 20 के साथ भी कंफ्यूज करा जा सकता है, right? So now let's move on to the next question. With reference to legislative privilege and fundamental rights, consider the following statements. Article 194 deals with the powers, privileges, and immunities of state legislature and their members. Second statement है Article 19 Clause 1 Clause A concerns freedom of speech and expression. And third statement is a conflict between legislative privilege and freedom of speech can involve interpretation of relationship between different constitutional provisions. Correct answer बताना है हमें, इसका क्या हो जाएगा correct answer? So comment your answers now. That's it. The correct answer will be option A, all three, यानी कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी करेक्ट है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो बिल्कुल स्टेट लेजिस्लेचर का जो प्रिविलेज है वो आर्टिकल 194 में मेंशन करा गया है। एंड दी सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जो है हमने देखा ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है ना। और अगर स्टेटमेंट 3 की बात हम करें तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉम टाइम टू टाइम कंसीडर करा है इश्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल 194 एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसमें इंटरप्रिटेशन दिया गया है फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल भी करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे एक चीज हम इंपॉर्टेंट ये रखेंगे कि आप जो लेजिस्लेटिव प्रिविलेज है इज नॉट इक्वल टू अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी। ठीक है, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे क्योंकि कभी हम ये कंफ्यूज कर लेते हैं कि अगर प्रिविलेजेस मेंशन करा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा, अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी मिल गया है इन दैट केस। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा वहां पे, एंड दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नोटिस, दैट वी शुड कीप इन माइंड। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। पहला स्टेटमेंट है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स कैन कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट बास्केट। Second है affordable generic medicine constitute one factor supporting India's global pharmaceutical demand. And third is growth in pharmaceutical export by itself determines the overall merchandise trade balance of India. करेक्ट बताना है कितने स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि फार्मास्यूटिकल खुद इंडिपेंडेंटली कैसे डिटरमाइन कर सकता है कि ओवरऑल मर्चेंडाइज ट्रेड ऑफ बैलेंस हमारा इंडिया का कैसे है? एक पर्टिकुलर सेक्टर कैसे डिफाइन कर सकता है, कैसे डिटरमाइन कर सकता है कि हमारा ओवरऑल जो ट्रेड बैलेंस है वो डेफिसिट होगा या क्या और सरप्लस होगा, कैसा होगा? राइट, दैट इज सो दैट्स व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी सही है क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट जो है वो ये 6.8% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है, एंड अगर फाइनेंशियली देखें तो $8.1 बिलियन का इंक्रीमेंट देखा गया है in the first quarter itself. So it acts as a डाइवर्सिफाइड सेक्टर की तरह काम करता है। सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल भी करेक्ट है क्योंकि जो ज़्यादातर हमारे साइड से जो एक्सपोर्ट होते हैं फार्मास्यूटिकल्स में वो जेनरिक मेडिसिन होते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ओवरऑल मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस डिपेंड ऑन टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि सिर्फ एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है। राइट, so that's it in this question. So now let's move on to the next one. The Supreme Court's intervention regarding front of pack warning label on packaged food is
मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला स्टेटमेंट है कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन, दूसरा पब्लिक हेल्थ रेगुलेशन एंड तीसरा न्यूट्रिशनल रिस्क कम्युनिकेशन। करेक्ट आंसर बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है बताइए आप लोग कमेंट करके। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट ही हमारे यहाँ पे करेक्ट है। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि फ्रंट ऑफ पैकिंग का जो लेबलिंग है, जो जैसे लेबल पैकेट में क्या होता है पीछे लिखा जाता है, राइट, जो हम में से बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ते भी नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऐसे ही ले लेते हैं, बस एक्सपायरी डेट देखते हैं, कोई तो एक्सपायरी डेट भी नहीं देखता है, राइट, बस ऐसे ही प्रोडक्ट देखा, अच्छा लगा, उठा लिया। सो उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लेबल है जो पीछे डाला जाता है उसको आप पैकेज के फ्रंट में लिखना होगा, ताकि हम देख सके वहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू देख सके, उसका पब्लिक हेल्थ रेगुलेशंस कैसा है, ये सारी चीजें हम देख सके खरीदने से पहले। एंड सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि अगर गवर्नमेंट फेल्स टू कंप्लाई तो सुप्रीम कोर्ट खुद रेगुलेशन इशू कर देगी, गाइडलाइंस इशू कर देगी, ठीक है, विथ फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल भी, जो हमने डिस्कस कर लिया अभी क्यों रिसेंट न्यूज में भी था, क्या सीन क्या इश्यूज चल रहे, इससे भी रिलेटेड हमने देख लिया, राइट। So now let's move on to the next question. With reference to total solar eclipse, consider the following statement. पहला statement क्या है? It occurs only during a new moon phase when the moon passes directly between Earth and Sun. Second statement है during totality the sun's outer atmosphere or corona becomes visible to the naked eye. And third statement है a total solar eclipse is visible simultaneously from every point on Earth's daylit hemisphere. ठीक है, daylight hemisphere. So correct answer बताना है, क्या हो जाएगा इसका correct answer? So the correct answer will be option ए। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मान लो कि यार अभी रिसेंटली हुआ था ना टोटल सोलर एक्लिप्स, तो क्या वो हर जगह से दिखा था? नहीं दिखा था, राइट। सो इसका एक पाथ होता है, कौन सा पाथ है वो? ये है आपका नैरो पाथ ऑफ टोटैलिटी, ठीक है, इसको हम कहते हैं नैरो पाथ ऑफ टोटैलिटी। और ये विजिबल रहता है कुछ स्पेसिफिक रीजन या लोकेलिटी से ही विजिबल रहता है ना, लोकेशंस जो है पर्टिकुलरली जहाँ पे ये होगा वहीं से विजिबल रहता है, बाकी जगह से इट इज नॉट कि हर जगह से विजिबल होगा, ठीक है, इसीलिए हमारा थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट टोटली करेक्ट है, क्योंकि टोटल सोलर एक्लिप्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ न्यू मून में अकर होता है, फुल मून में नहीं होता, ये भी ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूज करा जा सकता है, न्यू मून की जगह फुल मून मेंशन कर दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस केस में ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि जब सोलर एक्लिप्स होता है तो वी कैन सी द कोरोना ऑफ द सन, है ना। सोलर एक्लिप्स न्यू मून पे होता है और लूनर एक्लिप्स क्या होता है, फुल मून पे होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस हम याद रखेंगे। And now moving on to the next question. Consider the following statements regarding transparency in healthcare. ठीक है, पहला स्टेटमेंट है said decision making involves providing patients with relevant information about available treatment options and their implications. दूसरा स्टेटमेंट है ट्रांसपेरेंसी इन क्लिनिकल केयर इज लिमिटेड टू डिस्क्लोजर ऑफ द मॉनेटरी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। एंड थर्ड है इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट कैन इन्फ्लुएंस हाउ पेशेंट अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट द केयर दे रिसीव। करेक्ट आंसर है, तीन स्टेटमेंट है आपके पास, कमेंट करके अभी बताएं ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या करेक्ट आंसर है। So the answer will be option B. Only two statements are correct. That is first and third statement are correct. आप ऐसे कई सोच रहे होंगे यार सेकंड स्टेटमेंट भी तो करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू मॉनेटरी कॉस्ट या फाइनेंशियल कॉस्ट से ही सिर्फ नहीं लिमिटेड रहता है, यहाँ पे क्या बोला गया था, इज लिमिटेड बट इट इज नॉट लिमिटेड, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा गलत हो जाता है। एंड बाकी के जो दोनों स्टेटमेंट है टोटली करेक्ट है। जैसे पहला स्टेटमेंट जो बोला है सेड डिसीजन मेकिंग, ये करेक्ट है ना, अगर मीनिंगफुल कम्युनिकेशन पेशेंट्स के साथ करा जाएगा तो वो समझ सकता है डायग्नोस्टिक कैसा होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे क्या है, नहीं है, थेरेप्यूटिक का प्रोसेस क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या हम ले सकते हैं, कॉस्ट क्या है, पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, ये सारे पेशेंट्स भी ले सकता है, राइट, अगर से डिसीजन मेकिंग हुआ देन। सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि हमने देखा ट्रांसपेरेंसी का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट ही नहीं था, उसके अलावा भी होता है, जैसे कि डायग्नोस के बारे में एक्सप्लेन करा जाए पेशेंट को, कैसे क्या प्रोसेस है, नहीं है, ये सारा चीज़ बताया जाए, ट्रीटमेंट रैशनल के बारे में एक्सप्लेन करा जाए, अल्टरनेटिव्स के बारे में करा जाए, कॉम्प्लिकेशंस एंड पेशेंट्स का प्रोग्रेस कैसा होगा इसके बारे में बात करा जाए, तो ये टोटल को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी, ना कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट को ट्रांसपेरेंसी के अंदर इंक्लूड करा जाता है। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट। एंड थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है, राइट। सो ट्रैप यहाँ पे हमने यही देखा कि कैसे ट्रांसपेरेंसी को सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन से रिलेट करा जा सकता है, दैट विल बी टोटली इनकरेक्ट, है ना। से डिसीजन मेकिंग डॉक्टर प्लस पेशेंट दोनों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन कैन अफेक्ट ट्रस्ट एंड
perception of care as well, है ना? So now let's move on to the next question. Consider the following statement regarding Kuril Island. राइट, रिसेंटली अभी हमने न्यूज़ में भी देखा था कुरिल आइलैंड के बारे में, तो चलिए जानते हैं और ज़्यादा। पहला स्टेटमेंट है, दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ वोल्केनिक आइलैंड चेन इन द पैसिफिक रीजन। सेकंड है, रशिया एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द आइलैंड व्हाइल जापान मेंटेन्स टेरिटोरियल क्लेम ओवर द सदर्न मोस्ट आइलैंड। थर्ड है, द टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैज प्रिवेंटेड रशिया एंड जापान फ्रॉम फॉर्मली कंक्लूडिंग अ पीस ट्रीटी एंडिंग देयर वर्ल्ड वॉर टू हॉस्टिलिटीज। करेक्ट आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सो द आंसर इज ऑप्शन सी, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कुरिल आइलैंड जो है ये बेसिकली एक वॉल्केनिक आइलैंड का पार्ट है ना? वॉल्केनिक आइलैंड चेन है, कहाँ पे? पैसिफिक रीजन में बिलोंग करता है। आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज करा जा सकता है, पैसिफिक की जगह अटलांटिक दे देगा, आपको आर्टिक दे देगा, है ना? क्योंकि रशिया के पास आर्टिक ओशन भी है, राइट? तो आपको अटलांटिक तो नहीं, आर्टिक से ज्यादा कंफ्यूज करा जा सकता है, ठीक है? सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, क्योंकि कंट्रोल किसके पास है? ये कुरिल आइलैंड का कंट्रोल रशिया करता है, बट वहाँ जो कुरिल आइलैंड का 4 सदर्न मोस्ट आइलैंड है, ठीक है? 4 सदर्न मोस्ट आइलैंड, सदर्न मोस्ट ऐसे में लिख दिया मैंने, ठीक है? सदर्न मोस्ट आइलैंड जो है वो जापान क्लेम करता है कि उनका टेरिटरी है, बट द टोटल कंट्रोल ओवर द आइलैंड इज किसके पास? रशिया के पास है ना? थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि यही टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के कारण रशिया और जापान के बीच में अभी तक एक फॉर्मल पीस ट्रीटी साइन नहीं हुआ है। ओके, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिफैक्टो कंट्रोल किसके पास है, टेरिटोरियल क्लेम कौन करता है, ये दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन होना चाहिए। जैसे कि कंट्रोल किसके पास है? रशिया के पास। और 4 सदर्न मोस्ट आइलैंड कौन क्लेम करता है? तो वो जापान करता है कि वो उनका टेरिटरी है, राइट? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है हमारे आज के सेशन के लिए। विथ रेफरेंस टू पब्लिक एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी ऑफ लेजिस्लेशन डीलिंग विथ एग्जामिनेशन रिलेटेड इरेगुलरिटीज कैन एक्सटेंड बियॉन्ड द इमीडिएट इशू ऑफ इंडिविजुअल पेपर लीक। Second है, a legislative process to examination malpractice can involve question of institutional accountability and prevention. Third है, the mere passage of legislation necessarily eliminates the administrative clause of examination irregularities. करेक्ट आंसर बताने हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और आप लोगों ने भी इसको एलिमिनेट तो कर ही लिया होगा, राइट? कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे अगेन एक्सट्रीम वर्ड यूज करा गया है, नेसेसरीली एलिमिनेट्स द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज ऑफ एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज, ठीक है? तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है, क्योंकि अभी मानसून सीजन में ही ये बिल को लेके आया गया था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिबेट हुआ था, और ये बिल को पास भी कर दिया गया है, ठीक है? पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026, जिसको एंटी पेपर लीक लेजिस्लेशन भी बोला जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इज इटसेल्फ अगेन करेक्ट, क्योंकि जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी की भी बात करी गई है, राइट? एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि लेजिस्लेशन अलोन कैनॉट नेसेसरीली एलिमिनेट एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशनल क्लॉजेस, ठीक है? इसके अलावा भी और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो पर्टिकुलर लॉ को, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनफोर्समेंट कैसा है, एग्जामिनेशन डिजाइन एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी भी मैटर करता है, ठीक है? तो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, उसको भी हमें कंसीडर करना रहता है ना? इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू ऑल। अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो चैनल हमारा वीडियो को लाइक करें, चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी आगे हमारे ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे।